नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपने पढ़ा भी होगा और उम्मीद करते हैं आपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छा प्यार दिया है हमें, बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है आपने। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारे सारे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। नया टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी वैद्युतिक शास्त्र। ठीक है, ये आरआरबी के महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में इसके बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, और मैं आपके सामने वही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जितने तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको बताएंगे और जो एक्सप्लेनेशन जो हमसे बनता पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक विज्ञान और इंजीनियरिंग की शाखा है जो विद्युत आवेशों यानी इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह और उनके व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह, जैसे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो क्या होता है कि हमें बिजली मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो उन पर जो चार्ज होता है, जो फ्लो होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है यानी विद्युत आवेश बनता है। और विद्युत आवेश के नियंत्रित प्रवाह और उनके व्यवहार पर जो अध्ययन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके अध्ययन पर आवेश के नियंत्रित प्रवाह के व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, अगर अध्ययन करते हैं इनका आवेश का और उनको नियंत्रित प्रवाह के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड और आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के डिज़ाइन के निर्माण और उपयोग का अध्ययन शामिल है। ठीक है, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य क्षेत्रों में क्या शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य क्षेत्र हैं, उनमें है जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझते हैं। इसमें निरंतर रूप से बदलते हुए सिग्नल्स का प्रयोग होता है। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि जिसमें निरंतर रूप से सिग्नल्स जो है बदलते रहते हैं और इनके अध्ययन में को कहते हैं हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होता है कहाँ? रेडियो और ऑडियो सिग्नल में। जैसे जब रेडियो हम सुनते हैं तो उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे रेड एफएम हो गया, है ना, रेडियो मिर्ची हो गई, तो ये 93.5, 98.3, 92.7 या 91 ऐसे ये जो सिग्नल हैं इनको क्या कहते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है जैसे हम लोग डिजिटल मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। ठीक है, इनमें जो सिग्नल डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं वो इनको कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें हमेशा जो है 0 और 1 दो नंबर बाइनरी नंबरों का उपयोग होता है, बाइनरी सिग्नल्स। ठीक है, 0 और 1 फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं हैवी जो पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, इन्वर्टर हो गया। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं। और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटे स्केल में होते हैं, जैसे छोटे स्केल में जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गए, इनमें जो सर्किट्स बनते हैं वो बहुत बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इनको अध्ययन करने के लिए क्या होते हैं? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होता है। ठीक है, अब समझते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? तो मॉडर्न फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है जो जिसकी शुरुआत जो है 20वीं सदी से हुई है, जैसे 2000 से शुरू हुई है। ठीक है, और उसमें जो है 20वीं सदी पे आधारित खोज और शोध हुए हैं, उनको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। ठीक है, यह मुख्य रूप से उन सिद्धांतों और घटनाओं से संबंधित है जो शास्त्रीय भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स द्वारा पूर्ण रूप से नहीं समझाई जा सकती थी। आधुनिक आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स के दो बड़े सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं सापेक्षता का सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत यानी
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत में विशेष सापेक्षता यानी स्पेशल रिलेटिविटी और सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी शामिल है। विशेष सापेक्षता ने समय और स्थान के संबंध को समझाया है। विशेष सापेक्षता यानी जो स्पेशल रिलेटिविटी होती है उसने क्या करा कि समय और स्थान के संबंध को समझाया है, ठीक है। और प्रकाश की गति सभी स्थितियों में स्थिर रहती है। प्रकाश जो है, जो सौर ऊर्जा है, मतलब सर्किल जो सूरज की रोशनी है, वो सभी स्थितियों में स्थिर रहती है, ठीक है। सामान्य सापेक्षता ने गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय की वक्रता के रूप में समझाया है। क्या कि जो जनरल रिलेटिविटी है उसने क्या करा, अंतरिक्ष समय की वक्रता को रूप में क्या समझाया, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि कहाँ पे कैसे लगता है, कि जैसे पृथ्वी पे अलग लगेगा, चंद्रमा पे अलग लगेगा, वो समझते हैं किससे, जनरल रिलेटिविटी के माध्यम से। अब समझते हैं क्या, क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स। यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवहार को समझने के लिए विकसित हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी भी पार्टिकल में, किसी भी सिस्टम में सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इन्हीं से मिलके बनता है एटम, ठीक है। सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो कहलाता है एटम, और एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी ने ऊर्जा और कणों के अस्तित्व को क्वांटम स्तर पर समझाया है, मतलब बहुत ही छोटे स्तर पर समझाया है। और इसमें यह पाया गया कि कण कण और तरंग, कण कण की तरह और तरंग कि कण जो होता है यानी पार्टिकल जो एटम होता है वो कण की तरह भी कार्य करता है और वेव की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में समझाया गया। अब क्या करते हैं कि कण फिजिक्स यानी पार्टिकल फिजिक्स को समझते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स को समझते हैं, कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं, और क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं कि कण भौतिकी किसे कहते हैं। ये मौलिक कणों और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करता है। मौलिक कण जो होते हैं, एटम, किसी सिस्टम में एटम होता है सबसे छोटी इकाई, और उसकी परस्पर क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो इसके तहत हिग्स बोसान और क्वार्क और ग्लूऑन जैसे कणों की खोज हुई। ये खोज जो है कब हुई है, ये हुई थी 20वीं सदी में इनकी खोज हुई है, ठीक है। कौन कौन से कण, बोसान, क्वार्क और ग्लूऑन जैसे कणों की खोज हुई, ठीक है। अब नाभिकीय भौतिकी में क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसमें नाभिकीय प्रतिक्रियाओं यानी परमाणु ऊर्जा, रेडियोधर्मिता का अध्ययन किया जाता है। जैसे परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी में क्या है कि कॉस्मोलॉजी में इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और संरचना और भविष्य का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी से, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहती है, यह सिद्धांत कण भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत करता है, मतलब जो एटम पार्टिकल्स होते हैं, और क्वांटम क्या होता है कि उसमें एटम में भी एटम होते हैं जो बहुत कण और एक एटम जो होता है वो एटम की कण की भांति भी कार्य करता है और वेव की भांति की कार्य करता है। इसकी जो एकीकृत किया है, इसको एक जगह पे लाए हैं, वो क्या लाया है, क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। और इस पे जो लगने वाले प्रकृति के बल होते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, फोर्स होते हैं या फ्रिक्शन होता है ना, जो भी बल होते हैं, इनको समझने के लिए हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको, और एक क्वेश्चन से जितने भी तरीके टाइप बनेंगे वो सब हम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। यानी अब समझते हैं कि एम्पलीफायर किसे कहते हैं, यानी एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है। एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, आगत संकेतों की धारा की शक्ति, धारा और वोल्टेज को बढ़ाना। ऑप्शन बी है, इसके आगत में भारित संकेत को छीड़ करना। ऑप्शन सी है, इसमें भारित संकेत में विरूपण पैदा करना। ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों, ठीक है। तो एम्पलीफायर का उद्देश्य होता है कि आगत संकेतों की शक्ति, धारा और वोल्टेज को बढ़ाना होता है एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर क्या होता है कि एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत संकेत का मान बदल देती है। प्रायः जो होता है, मतलब ये अक्सर क्या करती है कि संकेत का मान बड़ा कर देती है
और विद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज या करंट के रूप में हो सकता है। जो मान है ना, वो वोल्टेज बढ़ा सकते, एम्पलीफायर जो होता है वो वोल्टेज बढ़ा सकती है, करंट बढ़ा सकती है, इनको एम्पलीफाई कर देती है। एम्पलीफायर का हिंदी में ही मतलब समझते हैं अगर परावर्तक, तो मतलब किसी ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज या करंट को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देती है या बढ़ा देती है, ठीक है, इसके मान को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी एमओएस की फुल फॉर्म बतानी है। ये आरआरबी एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बताएं कि एमओएस का पूर्ण रूप जो होता है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं। और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, ठीक है। ये कंप्यूटर के माइक्रोचिप के अधिकांश भाग में निर्मित ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल अर्धचालक तकनीक है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ये मतलब कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में माइक्रो चिप्स लगती हैं, उनका इस्तेमाल उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्या, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। अर्धचालक जो होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए होते हैं, ठीक है। अभी अर्धचालक के बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब अर्धचालक, जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि हो जोड़ी जाती है, जब कोई दाता प्रकार की मतलब जो डोनर डोनर होता है, डोनर यानी दाता, और रिसीवर है ना, ग्राहक उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई अगर अशुद्धि जोड़ी जाएगी तो उसमें कौन सा जो सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, एन टाइप पदार्थ बनेगा। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए, पी टाइप पदार्थ होगा। ऑप्शन सी है होल्स उत्पन्न हो गए, पी टाइप पदार्थ होगा। ऑप्शन डी है होल्स उत्पन्न हो गए, एन टाइप पदार्थ होगा। तो जब भी अशुद्धि जो है दाता प्रकार की यानी डोनर टाइप की अशुद्धि जोड़ी जाएगी, डोनर टाइप अशुद्धि जो होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है। और एक्सेप्टर टाइप होती है जो, वो होती है उसमें एक होल फ्री होता है, या उसको मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, यानी वैलेंसी उसकी होती है 3, और जो डोनर होता है उसकी वैलेंसी होती है 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब किसी अर्धचालक पदार्थ में पंच संयोजी यानी वैलेंसी जिसकी 5 होगी, ठीक है, जैसे फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, विस्मित आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और एक फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इसलिए ये संयोजी जो बनती है दाता प्रकार की अशुद्धि एन टाइप अर्धचालक होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो एन टाइप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, तो इसको बोलते हैं निगेटिव टाइप या एन टाइप। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है या मतलब बैलेंसी इसकी 3 होती है, तो उसमें एक गेनर यानी एक्सेप्टर टाइप पे होता है, वो बनता है पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन में खराबी यानी ब्रेकडाउन कब आता है। ये पीएन जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन यार, पी टाइप एन टाइप जंक्शन मिला के, मतलब जो सेमीकंडक्टर मिला के एक जंक्शन जंक्शन बनता है, उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। इसमें खराबी कब होती है यानी ब्रेकडाउन कब होता है। ऑप्शन ए है अत्यधिक तापमान परिस्थितियों के अंतर्गत। ऑप्शन बी, अग्र बायसित के साथ। ऑप्शन सी, पश्च बायसित के अंतर्गत। ऑप्शन डी, निर्माण दोष के कारण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि किसी पीएच संधि में खराबी तब आती है जब डायोड के पश्च पश्च है ना, पश्च यानी मतलब रिवर्स बायस, पश्च पश्च बायसित के अंतर्गत मतलब पश्च मतलब रिवर्स बायस, और अग्र मतलब फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो पश्च बायस करने पर वोल्टता में वृद्धि की जाती है, तो दोनों पदार्थ पी और एच के बीच में ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये जो है 8 वोल्ट से 10 वोल्ट के पश्च बायस होता है। ये जो फिगर के हिसाब से हमने समझाया है, ठीक है, कि ब्रेकडाउन कब होता है कि जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जब बढ़ जाती है या फॉरवर्ड बायस जब बढ़ जाती है, तो वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन हो जाता है। उसमें क्या है, पीएन जंक्शन में खराबी आ जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी पश्च बायसित के अंतर्गत पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाया गया चित्र किसका है। तो इसमें दिया गया है एक एक फिगर दिया गया है, तो इसमें जो है हमें सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है। इसमें एक तरफ एमीटर है, और एक तरफ कलेक्टर है, और एक तरफ बेस है, ठीक है। तो एमीटर, कलेक्टर, और वो जिसमें देखिए, अगर ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, और ये एरो ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा। अगर ये एरो जो है अंदर की तरफ है तो पीएनपी टाइप होगा, और अगर ये एरो बाहर की तरफ है ऐसा, तो होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसको
जब भी ये पूरा फिगर जो है ये दिखा रहा है, ये है ट्रांजिस्टर का फिगर, ठीक है। तो ऑप्शन समझते हैं। ए पावर डायोड, ऑप्शन बी जेनर डायोड, ऑप्शन सी एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एरो है ना वो अंदर की तरफ आ रहा है। ये देखिए, ये एरो आया हुआ है, ठीक है। ये एरो आया हुआ है, ये एरो अंदर की तरफ आया हुआ है, ठीक है। इसको समझेंगे हम किससे? पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। जिसमें तीर बाहर की तरफ जाएगा वो होगा एनपीएन, और जिसमें तीर जो है एरो का निशान जो है वो अंदर की तरफ आएगा वो होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अब हम अर्धचालक, अभी पीएनपी हम बता रहे थे, एनपीएन बता रहे थे, वो हम उसके बारे में बताएंगे। तो एक होता है अर्धचालक पदार्थ, एक होता है इंट्रिंसिक अर्धचालक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे शुद्ध अर्ध सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना। इनमें क्या होता है कि जो भी अशुद्धि जो मिलाई जाती है वो नहीं मिलाई जाती है। इनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इनमें कोई किसी प्रकार की डोपिंग करके अशुद्धि मिलाई जाती है, तब ये बनते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें 3 वैलेंसी वाले पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे बोरान, गैलियम, इंडियम। बोरान अगर सिलिकॉन में उसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया जाएगा तो वो बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। या गैलियम मिलाया जाएगा या इंडियम मिलाया जाएगा तो वो बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जिसकी बैलेंसी जो होती है, अशुद्धि की बैलेंसी 5 होती है, उसमें जैसे फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया या बिस्मिथ हो गया, इन पदार्थ को अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाएंगे तो वो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टनल डायोड। टनल डायोड किसे कहते हैं? टनल डायोड यानी पीएन जंक्शन टाइप में, उन्हें किसे कहते हैं, मतलब वो क्या है? तो ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन, ऑप्शन बी है धीमी स्विच यंत्र, ऑप्शन सी प्रवर्धक साधित्र, ऑप्शन डी अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। तो टनल जो होता है अत्यधिक डोप किया, मतलब अत्यधिक अशुद्धि मिलाया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। टनल डायोड में अत्यधिक डोप किया हुआ पीएन जंक्शन संधि डायोड है। टनल डायोड यानी इसाकी, टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं। इसका प्रयोग कम वोल्टता को उच्च आवृत्ति की स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? कि कम वोल्ट है, अगर कोई भी सिग्नल जो है वो कम वोल्ट का आ रहा है और उसको हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है, क्या? टनल डायोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? अर्धचालक जो होता है उसमें डोपिंग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, ऑप्शन डी बायसित विभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। तो मतलब डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग क्या होता है कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। अर्धचालक पदार्थों की डोपिंग करने पर बहुसंख्यक आवेश यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर की संख्या होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ा देता है डोपिंग करने से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डोपिंग करने का बहुसंख्यक आवेश यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसमें मिनोरिटी जो चार्ज होते हैं उनकी भी संख्या बढ़ने लगती है डोपिंग के उपयोग करके, ठीक है। उसको कहते हैं डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एकीकृत परिपथ है यानी आइडियल परिपथ है एक, और जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है। आइडियल क्या मतलब? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसको कहते हैं आईसी, ठीक है। एक छोटी सी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन जो इंटीग्रेटेड चिप होती है यानी आईसी होती है, आईसी एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं यानी सर्किट होता है, उनका एक समूह होता है, वो कैसे बनता है? ठीक, तो ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन बी डी क्रोमियम। एकीकृत सर्किट जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है यानी सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जिसे टेलीविजन में कौन सी रेज जो है वो छोड़ती है ना। इससे क्या रेज निकलती हैं एलईडी से कौन सी रेज निकलती हैं? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी रेडियो तरंगें, ऑप्शन डी प्रकाश रेज। तो रेडियो जो एलईडी होती है उससे निकलती हैं कौन सी? रेडियो तरंगें, ठीक है। तो जैसे टेलीविजन रेडियो तरंगें छोड़ती हैं। एक्स रेज किरणें की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो एक्स रेज होती हैं वो विद्युत चुंबकीय होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एक्स रेज, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती है। ये चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड क्या होता है? डायोड कहते किसको है? तो ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी मैग्नीफायर, ऑप्शन सी डी प्यूरीफायर। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, वो डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और रेक्टिफायर क्या होता है कि रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। आजकल बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि में डीसी आदि जो होते हैं वो डीसी से ही चलते हैं, ठीक है। जबकि इन्हें जो सप्लाई दी जाती है वो एसी दी जाती है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, माइक्रोवेव, इनमें एसी करंट तो दिया जाता है, लेकिन ये चलते हैं डीसी से। तो इसमें रेक्टिफायर यानी डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एसी को डीसी, डायोड जो होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में बदल के और ये टीवी और रेडियो वगैरह जो होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किसकी खोज बाद में हुई और इसे ईका सिलिकॉन के रूप में बदल दिया गया? कौन से ऐसा पदार्थ है जिसकी खोज हुई, इसको बाद में ईका सिलिकॉन के रूप में बदल दिया गया है? तो ऑप्शन ए है रुबीडियम, ऑप्शन बी है स्कैंडियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी गैलियम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी, इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है, इसका आविष्कार 1886 ईस्वी में विंकलर ने किया था, ठीक है। इसका संकेत जो होता है जीई होता है तथा परमाणु संख्या 32 और परमाणु भार जो है 72.6 यानी 72.6 है, ठीक है। वर्ष 1869 में मैंडलीफ ने जो पेरियोडिक टेबल का आवर्ती गुण नाम से शोध पत्र प्रकाशित किया था। उन्होंने बहुत से अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी की थी, जिसमें जर्मेनियम था। मैंडलीफ ने क्या करा था कि एक अज्ञात तत्वों की भविष्यवाणी तो कर दी थी कि ऐसे ऐसे तत्व होंगे, लेकिन अब उस समय खोज नहीं हो पाई थी। तो उनको बाद में जो है पहले उसका ईका सिलिकॉन नाम रख दिया था, और जब उसकी खोज हुई तो जर्मेनियम नाम रखा गया, ठीक है। और समूह में सिलिकॉन और टिन के बीच खाली स्थान छोड़ रखा था, इसको ईका सिलिकॉन नाम दिया गया था पहले, और खोज के बाद में इसको जो है जर्मेनियम नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेमीकंडक्टर इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है पीबी यानी लेड, ऑप्शन बी है गैलियम यानी ऑप्शन गैलियम एक अशुद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन सी है एसन यानी टिन यानी स्टेनम, ठीक है। ऑप्शन डी है जर्मेनियम, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि जब किसी पदार्थ की विद्युत चालकता चालकों से कम हो तथा अचालकों से ज़्यादा हो, यानी कंडक्टर से ज़्यादा हो, कंडक्टिविटी जिसकी किसी भी पदार्थ की कंडक्टिविटी जो होती है वो जो नॉ इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है कंडक्टिविटी, और जो कंडक्टर होते हैं उनसे कम होती है, उन पदार्थ को कहते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम हो गया, सल्फाइड हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, या इत्यादि जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? जो परमाणु जो होता है उसमें कितनी कक्षाएं होती हैं? उसमें कक्षाएं होती हैं 4। जो भी सेमीकंडक्टर होंगे उसमें सारी कक्षाएं होंगी वो 4 होंगी, तभी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे 5 और 3 के साथ, जिसकी वैलेंसी किसी भी अशुद्धि की वैलेंसी, जो अशुद्धि वाला पदार्थ होगा जो ऐड इसमें करा जाता है, तो डोपिंग के माध्यम से ऐड करा जाता है, उसकी वैलेंसी होती है या तो 5 होगी या 3 होगी। अगर 5 होगी तो वो होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर 3 होगी तो वो होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो परमाणु कक्षाएं कितनी होती हैं सेमीकंडक्टर में? वो होती हैं सिर्फ 4, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स-रे जो अब चिकित्सा के रूप में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसने की? उसकी खोज करी है, ऑप्शन ए विल्हेम रॉन्टजन, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी मैक्स बोन। तो एक्स-रेज की खोज करी थी वो है विल्हेम रॉन्टजन। विल्हेम रॉन्टजन ने उसकी खोज करी थी, ठीक है। और नील बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु की संरचना की खोज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है, ठीक है। जो सौर ऊर्जा होती है, जो हमारे घरों में आजकल इस्तेमाल हो रही है, कि सोलर एनर्जी को हम लोग डायरेक्ट करंट में बदलते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है, घर में विद्युत उपयोग में लाते हैं सौर ऊर्जा। उसमें क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल्स, ऑप्शन बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी परमाणु विखंडन। तो सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग किया जाता है। और फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होती हैं? सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव, ये विद्युत प्रभाव है उसके माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा यानी फोटान का उपयोग करते हैं। फोटोवोल्टिक प्रणालियों का उपयोग ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के अंतरिक्ष यान और सोलर पैनलों में उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, जब हम लोग ऊपर सोलर पैनल जो यानी प्लेट्स लगाई जाती हैं तो उसमें होती हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। तो फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होती हैं? सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी किरणें जो होती हैं वो हमारे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ऑप्शन ए है दृश्य प्रकाश, ये तो प्रवेश करता है, हमें दिखता है, ठीक है। ऑप्शन बी एक्सरेज, ऑप्शन सी रेडियो तरंगें भी मिलती हैं, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें भी जिनका बचाव हमारी ओजोन लेयर करती है, ठीक है। ओजोन लेयर के माध्यम से हमें पराबैंगनी किरणों से बचाव मिलती है और जो स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है यानी डेंजरस है, ठीक है। तो एक्स रेज जो किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एक्स रेज जो होती हैं वो होती हैं विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है 10⁻10 और 10⁻10 से लेकर 10⁻8 मीटर तक होती है। ये चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, कौन सी? एक्स रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता यानी जो स्पेशल रिलेटिविटी इफेक्ट है किसका? आइंस्टीन का सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? ईयर बतानी है इसकी। तो ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन सी डी 1906। तो ऑप्शन जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है वो सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था। इसके माध्यम से E=mc² का सिद्धांत दिया गया, जिसे जो है कौन सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से कौन सा फार्मूला मिला था हमें? E=mc²। तो E जो है एनर्जी है मास और चार्ज के उस पे, ठीक है। इसको बाद में 1921 में नोबेल प्राइज जो मिला था आइंस्टीन को, इसीलिए E=mc² के बाद के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जाता है? कि कौन से साइंटिस्ट ने? अभी जो E=mc² दिया गया है, E=mc², तो मास उसमें दिया गया है और एनर्जी दी गई है, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? मास और चार्ज का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लिकेशन और चार्ज का स्क्वायर। इसको क्या करते हैं कि मास को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट बायल, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन डी जैक्स चार्ल्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता भौतिक विज्ञान यानी E=mc² जो है वो भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार द्रव्य को यानी मास को यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु की संचित ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में कुल आंतरिक ऊर्जा यानी E, स्थिर अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान यानी m, और निर्वात में प्रकाश की गति यानी c को जो है प्रकाश की गति के रूप में दर्शाया गया है के वर्ग के गुणनफल के बराबर, अर्थात E=mc² दिया गया था।
ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, और इसके लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि नैनो मिशन के शुरुआत के अंतर्गत आता है। नैनो मिशन क्या है कि उसमें नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, कौन से सन में इसकी शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2006। ठीक है, तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसका कार्यान्वयन विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। ठीक है, नैनो साइंस में भारत जो है वो विश्व के 5 शीर्ष जो है देशों में शामिल हुआ है। किसके माध्यम? नैनो मिशन के माध्यम से, और इसकी शुरुआत की गई है 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, स्टडी विद इंट्रोवर्ट, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, थैंक यू।